नमस्कार। जी जनाब, बातों बातों में पिछले दिनों एक नया मामला आया जो कि सुप्रीम कोर्ट से ही है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। वहां पे किसी की जमानत में दलील दी गई तो इन दोनों जस्टिस ने अपने ही यानी कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डिसीजन को गलत बताया और कहा कि ये तो गलत है। दिल्ली दंगों में शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत न दिए जाने के फैसले को कोट करते हुए कहा कि जमानत नियम है, जेल अपवाद, यानी जमानत मिलना उसका हक है, वो उसको मिलना चाहिए। अब एक नया विवाद खड़ा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी दो मत हैं, यानी कुछ उस डिसीजन को सही मानते हैं, कुछ जस्टिस उसको नहीं मानते हैं। क्या कहेंगे गोयल जी इस मसले पर? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले यानी 1 डेढ़ साल पहले जब आपके संजीव खन्ना थे सीजीआई के रूप में और उनके सुनवाई में शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ साथ 5 लोगों की जमानत की सुनवाई होनी थी। तो उस समय यह कहते वो कर दिया गया, जो आपके तुषार मेहता हैं, सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं, उन्होंने कहा कि ये मामला देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस मामले में ऐसे लोगों के जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो ऐसे में उनकी बेल मिलना ठीक नहीं होगा। उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा का जिक्र किया और इस बात को लेकर आखिरकार वो 5-7 लोगों को जमानत नहीं मिली। एक बार फिर जब दूसरी बार कुछ लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त देते हैं कि जितना नाम शर्जील इमाम और उमर खालिद के प्रति सरकार का रवैया बहुत सख्त रहा, सॉलिसिटर जनरल का रवैया इन दोनों के प्रति काफी कड़क रहा, तो ऐसे में उनकी जमानत नहीं की जाए, बल्कि जो अन्य 5 लोग थे यूएपीए में जिनको अंदर किया गया था, जिनके ऊपर आरोप थे कि दंगा भड़काने का सिर्फ आरोप थे। आरोप तो वैसे सातों पर यही आरोप, लेकिन अदालत ने क्या सोचा कि इन 2 की जमानत रोक कर बाकी 5 लोगों की जमानत दे दी जाए। इसी तरीके से शर्जील इमाम और उमर खालिद के प्रति अदालत का रवैया बहुत नरम नहीं, जबकि 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है जेल में रहते हुए और कुल टोटल सजा 7 साल की है। कोर्ट ने ये कहा कि 1 साल बाद आप फिर से एप्लीकेशन दीजिएगा बेल के लिए, और तो इसका मतलब यह है कि 5-6 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बावजूद अभी तक जांच एजेंसियां कोई चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई। आखिर किस हद तक, कितने समय तक किसी को आरोपों के आधार पर आप जेल में रख सकते हैं? इस बात को खुद कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि आप आरोपों के चलते किसी को ज्यादा समय तक आप जेल में नहीं रख सकते। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट हर बात टिप्पणियों में कहता है, कोई भी चीज अपने वर्डिक्ट में या अपने फैसले में नहीं दिखाता है। टिप्पणियों में तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जितने भी जजेस वगैरह जो किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो खुलकर कहते हैं कि जो अपीलेंट है जेल के ऊपर अधिकार, यानी बेल मिलना जरूरी है, जेल में रखना अपवाद है।
लेकिन जब करने की बारी आती है तो जजेस का मन प्रदर्शित हो जाता है, और खास तौर से किसी समुदाय विशेष का मामला आता है, तब तो बिल्कुल आंख बंद करके एप्लीकेशन रद्द कर दी जाती है। उनके बीवी नागरत्ना के बारे में आपने कहा कि उनके साथ एक और जज थे, उन्होंने ये कहा कि आखिर शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल देने में कहाँ दिक्कत आ रही है। तो वही एंडिंग समझ में आता है कि हर किसी के लिए बेल मिल जाती है। बाबा आसाराम बापू को जेल से बाहर कर दिया जाता है। गुरमीत राम रहीम जो कि सजा याफ्ता मुजरिम है, सजा काट रहा है, और कम से कम 15 बार वो जेल से बाहर आ चुका है। जब मन करता है तो सरकारें अपने एप्लीकेशन लगाती हैं, उनको पेरोल मिल जाती है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जहां संप्रदाय विशेष का कोई व्यक्ति बेल एप्लीकेशन डालता है, तब जो अदालतें हैं उनकी सोच एकदम से बदल जाती है। शर्जील इमाम और उमर खालिद के मामले में तो अफसोस की बात यह है कि अगर इसी तरह चलता रहा और इल्जाम साबित ना होने पर भी वो 7 साल की सजा काट लेंगे। कितने बड़े अफसोस की बात है कि अपराध साबित नहीं हुआ और उसकी सजा ये युवा भोग लेंगे। तो सरकार अदालतों का जो रवैया है ये माननीय कहलाने लायक नहीं है। जैसा कि एक नया ताजा मामला सीबीआई सूर्यकांत का जो चर्चा में बना हुआ है, उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहकर पूरे देश में सनसनी फैला दी और उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं, इसको लेकर यंग जितनी जनरेशन है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, वो सीबीआई के इस विचार से, उसके इस बयान से ना इत्तेफाकी रखते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा इन लोगों के अंदर भरा हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सवाल हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत पे बिल्कुल है, और ये होना भी चाहिए कि आपने सही कहा कि न्यायालय या हमारी उच्चतम न्यायालय बातें तो करते हैं, बड़े बड़े निर्देश देते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो उस समय पता नहीं इनका दिमाग कहाँ चला जाता है या कहाँ भूल जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं और आर्डर पास नहीं करते। और आपने सही कहा कि जब कोई भी अपराधी कह लीजिए या आरोपित कह लीजिए, आरोपित ही कहा जाएगा, आरोपित कह लीजिए, और वो वक्त से ज्यादा जो जितने उस केस में सजा नहीं है उससे ज्यादा वो जेल में रह लेगा, तो ये तो सजा ही हो गई। कोर्ट कई बार कोर्ट भी करता रहता है, इसको मानता भी रहता है। तो बिल्कुल सही आपने कहा। और फिर आपने कॉकरोच वाली बात कही। एक जिम्मेदार पद होता है उच्चतम न्यायालय के जस्टिस का, चीफ जस्टिस का, बहुत सोच समझ के बयानबाजी या कुछ भी बोलना चाहिए। हालांकि उन्होंने बाद में उस पर सफाई दी, एक बार नहीं 2-2 बार, लेकिन तब तक सफाई आती है, मैसेज तो चला जाता है। उसका नतीजा हुआ कि अभिषेक दीप के नाम के एक स्टूडेंट ने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी बोस्टन में बैठ के इंटरनेट पे। हालांकि वो अभी इंटरनेट पे है, उसका पेज है, लेकिन उसके फॉलोअर लगातार बढ़ रहे हैं। 2 दिन के अंदर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर उसके बन गए और लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि पब्लिक में अनरेस्ट है, पब्लिक कनेक्ट कर रही है और पब्लिक मान रही है इस चीज को, भले ही आप मेलोडी खेलते रहिए। क्या कहेंगे सर? मेलोडी, नया विवाद आ गया मेलोडी, नेता विपक्ष ने भी उस पर तंज कसा है कि लोग परेशान है, पब्लिक को तेल महंगाई से परेशान है, गैस महंगी, तेल महंगा, नौकरी मिल नहीं रही, हर चीज महंगी होती चली जा रही है, लाइन में लगे हैं और मेलोडी चॉकलेट खेला जा रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए राजेंद्र जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी, वैसे उम्मीद तो हर आदमी को नई पार्टी से होती है। जैसे कि आज से 10-12 साल पहले आम आदमी पार्टी एक नए जोश के साथ में राजनीति में उतरती है
और लोगों ने उसको पूरा पूरा सहयोग समर्थन दिया। 10 साल तक उसने दिल्ली में सरकार चलाई। ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता पाने के लिए झूठ बोला। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जनता के हित में काम किए। यही वजह है कि आज भी लोग केजरीवाल को मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इधर का आप परिवेश, राजनीतिक परिवेश देखिए। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बिल्कुल धूल चटा दी थी। वैसा ही एक कारनामा तमिलनाडु में देखने को मिला कि वहां पर प्राचीन पुरानी और जमी जमाई राजनीति करने वाली डीएमके एआईएडीएमके को 2 साल पुरानी राजनीतिक दल ने उनको धूल चटा दी, सत्ता से बाहर कर दिया। देखिए यंग लोग जो भी हैं, जब भी कुछ इस तरीके का होता है तो लोग राजनीति में पुराने लोगों की जगह पर नए लोगों को आने का मौका मिलता है। ये बात आपने तमिलनाडु में देख ली। और देखा क्या, उसको पूरी तरीके से फ्री हैंड काम करने का मौका मिल गया। पहली बार चुनाव लड़कर सरकार बनाने वाली टीडीके ऐसी पार्टी बन गई है जहां की डीएमके और एआईडीएमके का सिक्का चलता था। मतलब ये कि बड़ी नेशनल पार्टी वहां पर कदम नहीं रख पाती थी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी काफी समय से प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर उनका झंडा गड़ जाए, लेकिन स्थानीय राजनीति करने वालों ने, जो कि एक दक्षिण भारत के जाने माने कलाकार, फिल्म स्टार जिनकी लोकप्रियता चरम पे है, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से अपने आप को किनारे करते हुए राजनीति में बैठ बनाने की कोशिश की और वो पहले प्रयास में सफल भी रहे। और आज ये स्थिति है कि हर दिन उनके कुछ ना कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं जिससे जनता अपने आप को काफी राहत महसूस कर रही है। तो जी ऐसे में अब दूसरी बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। देश में इतना संकट चल रहा है, आर्थिक संकट चल रहा है, जनता बेहाल है। ज्ञान बांटकर वो तो 5 देशों की यात्रा में निकल दिए। जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि वो त्याग करे। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सीएनजी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, गैस के दाम पहले ही बढ़ा चुके हैं। उनको जनता के किसी भी सरोकार की कोई चिंता नहीं है। अफसोस की बात है कि एक 75 साल का आदमी वहां जाकर एक महिला के साथ इस तरीके के बर्ताव करता है, जो कि वास्तव में एक प्रधानमंत्री की हैसियत से जाने वाले व्यक्ति की है। बड़े शर्म की बात है। मेलोडी कंपनी की अब आप बात करते हैं। अब आप सोचिए नहीं सर, आपको मेलोडी थोड़ा सा कंपनी, रोकूंगा। मैं अपनी बात कह दूं कि हमने तो दौरे प्रधानमंत्री के देखे अपने पत्रकारिता जीवन में। तो पहले फाइलों के आदान प्रदान होते थे, महत्वपूर्ण बात जी होती थी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। इस तरह का तो पहली बार हमको देखने को मिला। जी, जो देखिए मेलोडी चॉकलेट आदान प्रदान प्रधानमंत्री, हो रही। जी, क्या आप तो कहना चाह जानते रहे थे? हैं प्रधानमंत्री गुजरात के हैं। जी और गुजराती का स्वभाव होता है कि बिना मतलब के किसी को भी देखता भी नहीं है। तो आपको याद होगा कि पेटीएम का स्टार्टिंग 2016 में हुआ था, तो किस तरीके से फुल पेज पे प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए उनके मालिक के साथ खड़े दिखे थे। आपको जियो का वो ऐड तो याद होगा जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने बीएसएनएल की चिंता न करते हुए जियो को प्रमोट करते दिख रहे थे। तो अब आप ये सोचिए कि मेलोडी की चॉकलेट देने के पीछे भी कुछ ना कुछ व्यापारिक गतिविधियां जरूर होंगी। नहीं तो इतने सारे ब्रांड हैं, उनको क्यों नहीं प्रमोट किया उन्होंने। पार्ले जी की एक टॉफी मेलोडी को जाकर एक दूसरे देश की प्रधानमंत्री के साथ में फोटो खिंचाते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब वो एक तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं मेलोडी की। बिना पैसे के, बिना किसी मतलब के गुजराती एक दूसरे की तरफ पलट के देखते भी नहीं है। ये सोचिए कि किस तरीके से ब्रांडिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री खुद की तो ब्रांडिंग कर ही रहे हैं, साथ में मेलोडी यानी पार्ले जी ग्रुप की भी मेलोडी का भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो
मेरे को सर तो हो यही सकता समझ में है आ रहा है कि वो तुकबंदी और जुगलबंदी बहुत करते हैं, अपने भाषणों में भी करते हैं। हो सकता है मेलोनी जी, और मेलोडी को मिला रहे हो, तुकबंदी हाँ। के लिए जाने जाते हैं। देखिए, हमारे समय पीएम। ऐसा आ गया है, अब देश में ये कुछ भी कर रहे हैं। मीडिया इनको कितना भी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक समय होता है, 10-12 साल का समय इनके लिए पर्याप्त था, बिना किसी चमत्कार के। बस ये कहिए कि दिल्ली के भाग्य से छीका-फूटा, कांग्रेस नाकाम हुई और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी छा गए। 5 साल तो इन्होंने चलाया, लेकिन जब दूसरा टर्म चला है, उसके बाद से इन्होंने हर तिकड़म आजमा ली कि अब किसी न किसी तरीके से अब हम प्रधानमंत्री बने रहेंगे। चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं के दम पर, चाहे वो कोर्ट ऑफ कचहरी के बल पर, चाहे वो ईडी और सीबीआई की जांच एजेंसी के बल पर। लेकिन अब धीरे-धीरे मुखौटा सबके सामने आता जा रहा है। प्रधानमंत्री चेहरे पे वो रौनक भी नहीं है। उनको हर समय संशय बना रहता है। ऐसा लगता है कि एक-एक दिन किसी तरीके से काट रहे हैं। कब मिड डे कॉल हो सकता है, इस बात की भी चिंता उन्हें सता रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री के इस दौरे में जो यहाँ देश को काम में लगा के गए थे, आप सोना ना खरीदें, आप तेल बचाएं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलें, आप तेल कम खाएं, यानी कि सब नसीहत देके और फिर वो चले गए थे 5 देशों के दौरे पर। वहां क्या खोया क्या पाया उसकी रिपोर्टिंग ना हो के घटना ये सामने आई कि नॉर्वे में देश की हंसी कराई। हम सबको पता है कि हम प्रेस फ्री प्रेस के इंडेक्स में 157 नंबर पे है 180 देशों में, और हम जी, ऐसे देश में फंस गए जाके वहां हंसी हुई जो नंबर 1 पे है। आज जब इटली आए तो वहां पे मेलोडी मेलोडी हो गया, उसके बहुत सारे मीम बन रहे हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो ये भी हम हास्य के पात्री बने। क्या हासिल हुआ? यहाँ का मीडिया केबल रिपेयर करने में लगा रहेगा, ये हमको पता है। और देखते हैं क्या होता है। जी जनाब, बातों बातों में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य मसले पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। धन्यवाद।